Hello बच्चों, I hope you all are doing good. Today we are doing the chapter named Our Rights and Duties. इंडिया में रहते हुए हमारे क्या राइट्स हैं, क्या राइट हमें मिले हुए हैं और क्या हमारी ड्यूटीज़ हैं अपने देश के लिए, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. वी हैव सर्टेन राइट्स एंड ड्यूटीज़ एट होम. राइट योर राइट्स एंड योर ड्यूटीज़ एट योर होम. कि आपको क्या राइट मिले हुए हैं घर में और क्या आपकी ड्यूटीज़ हैं, वो आप इस ब्लैंक में लिखेंगे. ओके. नाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. हम शुरुआत करते हैं हमारे संविधान से. ये एक बुक है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया गया है. आफ्टर अ लॉन्ग एंड हार्ड स्ट्रगल, इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश ऑन 15 अगस्त 1947. बहुत लंबे स्ट्रगल के बाद, बहुत फाइटिंग के बाद इंडिया आज़ाद हो जाती है 15 अगस्त 1947 को. द इमीडिएट टास्क बिफोर आवर लीडर्स वॉज टू फॉर्म अ गवर्नमेंट. One of the first things they did was to make a set of rules. सबसे पहली चीज़ वो आज़ाद होने के बाद जो हमारे नेता थे वो क्या करना चाहते थे, वो एक सरकार बनाना चाहते थे. वो चाहते थे कि एक ऐसे सेट ऑफ रूल बनाए जाएं, ऐसे नियम बनाए जाएं ताकि लोग उनको फॉलो कर सकें. दिस सेट ऑफ रूल्स इज़ नोन एज आवर कॉन्स्टिट्यूशन. और ऐसे सेट ऑफ रूल जिसमें लिखे हुए हैं उसको क्या नाम दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन. The Constitution came into existence on 26 जनवरी 1950. कब ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से. वी सेलिब्रेट दिस डे एज द रिपब्लिक डे. और इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं. Our Constitution lays down some important guiding principles that have to be followed by the leaders of our nation. इस Constitution में कुछ नियम, कुछ गाइडलाइन दी हुई हैं जो हमारे देश के नेताओं को भी फॉलो करने चाहिए. The preamble or an introduction to our Constitution describes India as a sovereign, socialist, secular, democratic republic. जो हमारे प्रियम्बल है, इंट्रोडक्शन पेज जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो फर्स्ट पेज है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में क्या लिखा हुआ है, वो बताता है कि जो हमारा देश इंडिया है वो एक सोवेरियन यानी कि इंडिपेंडेंट है. किसी भी दूसरे देश का हमारे देश पर राज अब नहीं है. सोशलिस्ट है, सामाजिक है, हर सेक्युलर है, हर एक धर्म को आज़ादी है, हर एक धर्म का सम्मान करता है. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, लोग अपनी सरकार खुद चूज़ करते हैं. ओके, ये पॉइंट्स हम 1 by 1 पढ़ेंगे कि इनका क्या मतलब है. First is sovereign. Sovereign means that India is independent and not under any other country. कि इंडिया किसी दूसरे देश के अंडर नहीं है, इंडिया इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है. नेक्स्ट है socialist. Socialist means that all the people in the country will be treated as equal. Socialist का मतलब है, सामाजिक का मतलब है इंडिया में जितने भी लोग हैं उनको एक जैसे तरीके से ट्रीट किया जाता है. The government will not differentiate between people on the basis of their caste, colors, religions or in any other way. जो सरकार है भारत की वो लोगों के बीच में भेदभाव नहीं करती, चाहे वो किसी भी जाति से हैं, किसी भी रंग के हैं, किसी भी धर्म के हैं, और चाहे वो बॉय हैं, गर्ल हैं, सरकार की नज़र में सब इक्वल हैं. दिस इज़ नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म. और ये सोशलिज्म का सिद्धांत है. नेक्स्ट है सेक्युलर. सेक्युलर का क्या मतलब है? सेक्युलर मीन्स दैट ऑल पीपल इन द कंट्री वुड बी फ्री टू फॉलो वट एवर रिलीजन दे वॉन्ट. दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म. सेक्युलर होता है इंडिया में रहने वाले जो लोग हैं वो फ्री हैं, उनके ऊपर कोई भी दबाव नहीं है, वो किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं. नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक. Democratic means a form of government where every person above the age of 18 has the right to vote. Democratic का मतलब है ऐसी सरकार बनाना जिसमें 18 साल से ऊपर सब लोग का हक मिला हुआ है वोट करने का, यानी लोग अपनी सरकार खुद चूज़ करते हैं. द पीपल चूज द रिप्रेजेंटेटिव हु फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट. दस आवर कंट्री इज़ नो लॉन्गर रूल्ड बाय किंग्स. इसमें क्या होता है, जो लोग हैं वो अपना लीडर, रिप्रेजेंटेटिव खुद चूज़ करते हैं और इस कंट्री पर, इंडिया पर किसी दूसरे राजा का राज नहीं है, यानी लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार ही उन पर सेट ऑफ रूल फॉलो कराती है. नेक्स्ट इज रिपब्लिक.
रिपब्लिक का मतलब है, रिपब्लिक मीन्स दैट द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन. इंडिया इज headed by an elected president, unlike Britain whose head of the state is a hereditary monarch. रिपब्लिक का मतलब है जो स्टेट का हेड है वो एक इलेक्टेड पर्सन होगा, जिसको वोटिंग के द्वारा जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो हेड ऑफ द स्टेट होगा, ठीक है. और प्रेसिडेंट भी जो है वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट होता है, उसको वोटिंग के द्वारा चूज़ करते हैं. जैसे कि ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में अभी भी जो राजा रूल कर रहा होता है उसी की हेरिडिटरी, उसी का बेटा राजा बनता है. तो इंडिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है, जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे, जो इलेक्टेड पर्सन है वही हेड ऑफ द स्टेट होगा. नाउ आर फंडामेंटल राइट्स. हमें क्या राइट्स मिले हुए हैं? The Constitution has laid down certain fundamental rights. These enable a citizen to live a better life, and anyone feels that his or her fundamental rights have been denied, he or she can approach a court of law. Constitution ने, भारत के संविधान ने ऐसे कुछ फंडामेंटल राइट हमें दिए हैं जो हर एक सिटीज़न के लिए ज़रूरी हैं, उनकी बेटर लाइफ के लिए ज़रूरी हैं. अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स उससे छीने जा रहे हैं तो वो किसी भी कोर्ट में अपील कर सकता है. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट राइट्स हैव बीन गिवन हेयर. फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी, कि उसको राइट टू इक्वालिटी मिला हुआ है, कहीं भी उसके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता. राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, वी कैन स्पीक फ्रीली विदाउट फियर. राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारे पास, हम कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं बिना किसी के डर के. राइट टू फॉलो एनी रिलीजन, कोई भी धर्म हम फॉलो कर सकते हैं. राइट टू जस्टिस, हमें न्याय का अधिकार है, अगर हमें न्याय नहीं मिलता तो हम कोर्ट जा सकते हैं. राइट टू लिव एंड ट्रैवल एनीवेयर इन द कंट्री, हम इंडिया में किसी भी कोने में रह सकते हैं और कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं. राइट टू चूज आवर प्रोफेशन, हम अपना प्रोफेशन, अपनी जॉब, अपना व्यवसाय खुद चूज कर सकते हैं. एंड right to free and compulsory education for all children up to the age of 14. 14 साल तक हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है जो अनिवार्य और फ्री रूप से सबको दिया जाएगा. However, these rights are not absolute and the government may take certain measures like reserving jobs or seats in colleges for the backward and poorer section of the society for their upliftment. However, जबकि जो भी ये राइट्स हैं ये पूरे एब्सोल्यूट नहीं हैं. गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए हैं, मॉडिफाई किए हैं, जैसे कि जॉब्स में या कॉलेजेस में बैकवर्ड क्लास के लिए, गरीब लोगों के लिए कुछ सीट फिक्स की हुई है, कुछ सीट रिजर्व की हुई है ताकि वो भी अपलिफ्ट हो सके. नेक्स्ट है आर ड्यूटीज़. ये तो है सरकार ने हमें क्या अधिकार दिए हुए हैं. अब हमारी सरकार के प्रति क्या ड्यूटीज़ हैं. एज सिटीजन ऑफ इंडिया सम ऑफ आर इम्पोर्टेंट ड्यूटीज़ हैव बीन गिवन हेयर. फर्स्ट, वी मस्ट फॉलो द रूल्स लेड डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. जो संविधान ने हमें नियम दिए हैं उन्हें हमें फॉलो करना चाहिए. वी मस्ट ऑनर द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, हमें अपने नेशनल फ्लैग की और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. वी मस्ट हेल्प टू कीप आवर कंट्री यूनाइटेड, हमें अपने कंट्री को एकता में बांधने के लिए सहायता करनी चाहिए. वी मस्ट डिफेंड आवर कंट्री एट द टाइम ऑफ डेंजर, अगर हमारे कंट्री पर कोई डेंजर आ जाता है तो हमें अपनी कंट्री को बचाना चाहिए. वी मस्ट डिफेंड आवर कंट्री एट द टाइम ऑफ डेंजर, हमें अगर हमारी कंट्री पर कोई खतरा आ जाता है तो हमें अपने कंट्री को बचाना होगा. वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर नेशनल प्रॉपर्टी, हमें अपनी नेशनल प्रॉपर्टी की रक्षा करनी चाहिए. वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट, हमें अपने वातावरण की रक्षा करनी चाहिए, उसे सुरक्षित रखना चाहिए. वी मस्ट ट्रीट ऑल इंडियंस एज इक्वल, सभी भारतीय लोगों को हमें इक्वली बराबर ट्रीट करना चाहिए. ओके, नाउ कम टू द फैक्ट फाइल. सम अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैव बीन लिस्टेड बिलो. कुछ
जैसे कि हमारी कंट्री में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो कुछ अलग टाइप की गवर्नमेंट भी होती हैं, जैसे कि मोनार्की। मोनार्की क्या होता है? द स्टेट इज रूल्ड बाय अ किंग और अ क्वीन। मोनार्की इज हेरिडिटरी, दैट इज व्हेन द मोनार्क डाइज हिज और हर चाइल्ड बिकम्स द न्यू रूलर। इन सम मोनार्कीज द मोनार्क हैज फुल पावर, इन अदर देयर इज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड द किंग और द क्वीन डज नॉट हैव एब्सोल्यूट पावर। मोनार्की क्या होता है? मोनार्की में होता है राजा या रानी उस स्टेट पर रूल कर रही होती है और ये हेरिडिटरी है। अगर हेरिडिटरी का मतलब क्या है? अगर मोनार्क राजा या रानी की डेथ हो जाती है तो जो उनके बच्चे हैं वो नए किंग बन जाते हैं, नए रूलर बन जाते हैं। कहीं पर मोनार्की में फुल पावर होती है किंग और क्वीन के पास, लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वहाँ पर किंग और क्वीन के पास कोई पावर नहीं होती। नेक्स्ट है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी, द स्टेट इज रूल्ड बाय द एरिस्टोक्रेट। एरिस्टोक्रेट आर टिपिकली वेल्दी एजुकेटेड पीपल। एरिस्टोक्रेसी एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है जहाँ पर वो स्टेट है वो एरिस्टोक्रेट रूल करते हैं। एरिस्टोक्रेट कौन होता है? एक अमीर पढ़ा लिखा आदमी होता है। ओके, नेक्स्ट है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म क्या होता है बच्चे? ऑल प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के अंडर आती है। द स्टेट प्रोवाइड्स इट्स पीपल विद हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड वेलफेयर। और जो गवर्नमेंट है वो ऐसे लोगों का ग्रुप उस सोसाइटी को देती है जो पढ़े लिखे होते हैं, हेल्थ की जिनको नॉलेज होती है और उनके वेलफेयर के लिए काम करते हैं। ऑल पीपल आर सीन एज इक्वल बाय दिस गवर्नमेंट। और सब लोग उनकी नज़र में, गवर्नमेंट की नज़र में इक्वल होते हैं। नेक्स्ट है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप क्या होती है? द स्टेट इज रूल्ड बाय अ सिंगल लीडर हु हैज़ एब्सोल्यूट पावर। डिक्टेटरशिप होती है एक सिंगल जो मैन होता है या विमेन होता है, एक अकेला नेता पूरे स्टेट को रूल करता है, उसके पास सारी पावर होती है। जैसे आपने हिटलर का नाम सुना होगा, हिटलर इज अ स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर। ओके, नाउ कम टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। Our constitution includes certain guidelines by the government to follow for the welfare of the people. Some of them have been below. हमारे संविधान ने लोगों को ऐसे कुछ गाइडलाइन दी हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए, हमारी भलाई के लिए ही वो गाइडलाइंस हैं। जैसे कि टू प्रोवाइड प्रॉपर लिविंग कंडीशंस फॉर ऑल सिटीजन्स। जितने भी स्टेट में जो लोग रहते हैं उनको अच्छे से रहने के लिए जगह देना ये गवर्नमेंट का काम है। टू प्रोवाइड वर्क फॉर एवरीवन, हर एक को काम देना। टू इंश्योर दैट सम पीपल डू नॉट बिकम रिच बाय एक्सप्लॉइटिंग अदर। ये ध्यान में रखना गवर्नमेंट का काम है कि कुछ लोग दूसरों को एक्सप्लॉइट ना करें, उन्हें मिसयूज़ ना करें और खुद रिच बन जाएं और उनको उनके काम का पैसा भी ना दें। टू इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी सच एज दोज बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब। ऐसे लोगों की कंडीशन को इम्प्रूव करना जो वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, जो पुअर हैं या फिर जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं। नाउ कम टू द इलेक्शन कमीशन। Election Commission. The Election Commission is an independent body. It is not a part of our government or any political party. Its prime duty is to conduct elections in India. It plans, fixes dates and conducts elections. It ensures free, fair and impartial elections. इलेक्शन कमीशन क्या होता है? इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, कोई भी गवर्नमेंट का उस पर कोई भी दबाव नहीं होता और उनका काम, ना ही वो गवर्नमेंट का एक हिस्सा होती हैं, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा होती हैं। उनकी फर्स्ट ड्यूटी है कि इलेक्शंस को इंडिया में अच्छे से ऑर्गेनाइज करना, प्लान करना, कब इलेक्शन होने चाहिए, कौन सी डेट को इलेक्शन होने चाहिए और इलेक्शंस को अच्छे तरीके से कंडक्ट कराना। इट इंश्योर फ्री, फेयर एंड इम्पार्शियल इलेक्शन। और उनका काम है कि फ्री, कोई फीस ना ली जाए और फेयर होने चाहिए इलेक्शंस और इम्पार्शियल होने चाहिए, किसी के साथ कोई भी किसी तरीके का पार्शियलिटी, भेदभाव नहीं होना चाहिए। अ वोटर इज प्रोवाइडेड विद एन आइडेंटिटी कार्ड, द वोटर्स ID कार्ड which he has to carry when he goes to the polling booths to vote. एक वोटर क्या होता है? जो वोट करता है। वोटर के पास एक आइडेंटिटी, पहचान पत्र होना चाहिए, वोटर ID कार्ड। जब वो पोलिंग बूथ पर वोट डालने जाता है तो उसे अपना
अपना पहचान पत्र अपने साथ ले जाना चाहिए। वोटिंग इज डन बाय सीक्रेट बैलेट यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वेयर इन पीपल कास्ट देयर वोट्स बाय जस्ट प्रेसिंग अ बटन। और आजकल जो इलेक्शंस हैं वो कैसे होते हैं, बाय सीक्रेट बैलेट के थ्रू होते हैं। सीक्रेट बैलेट एक मशीन को यूज़ करते हैं, वोटिंग मशीन होती है, उस पर अलग अलग पार्टी के चिन्ह बने होते हैं और जिस पीपल को जिस पार्टी को वोट देना होता है वो उस बटन को प्रेस कर देते हैं। नाउ कम टू द पॉलिटिकल पार्टीज। There are three types of political parties: national parties, state recognized parties and unrecognized registered parties। 3 टाइप की पार्टीज होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जो नेशनल पार्टी, सेकंड इज स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पार्टी एंड थर्ड इज unrecognized registered parties। The person who contests the election for any post from a political party is known as the candidate of that political party। इन तीनों पार्टी में से जो उम्मीदवार इलेक्शन के लिए खड़ा होता है उसको उस पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट कहते हैं। द कैंडिडेट हु गेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स इज इलेक्टेड एज द रिप्रेजेंटेटिव। और जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो क्या बन जाता है, वो रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है, वो लीडर बन जाता है। ही और शी विद द रेस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्टी फॉर्म्स अ गवर्नमेंट। और फिर जब वो जीत जाता है, जब वो इलेक्शन जीत जाता है तो वो अपने बाकी मेंबर के साथ मिलके गवर्नमेंट बनाता है। द डिफीटेड पार्टी फॉर्म्स द अपोजिशन टू द गवर्नमेंट। और जो हार जाती है जो पार्टी वो क्या बन जाती है, अपोजिशन पार्टी बन जाती है। ईच पॉलिटिकल पार्टी हैज़ इट्स ओन सिंबल। हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना अलग अलग चिन्ह होता है। फैक्ट फाइल। अब्राहम लिंकन वंस कोटेड, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, शैल नॉट perish फ्रॉम द अर्थ। अब्राहम लिंकन ने एक बात कही थी कि जो गवर्नमेंट है, सरकार जो है वो लोगों की होती है, लोगों द्वारा चुनी होती है और लोगों के लिए ही होती है। ओके, नाउ कम टू द इम्पोर्टेंस ऑफ वोटिंग। वोटिंग की क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों हम वोट करते हैं, इलेक्शंस क्यों होते हैं। राइट टू वोट इज़ वन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। राइट टू वोट, वोट डालना हमारा एक अधिकार है। It is an important right as it helps us to choose the right leader to govern the country। क्योंकि ये हमें अधिकार देता है ताकि हम अपने लिए एक अच्छा नेता चूज कर सकें। As a citizen of India, this right must be used केयरफुली एंड रिस्पॉन्सिबली। इंडिया के नागरिक होने के नाते हमें अपना राइट टू वोट का जो अधिकार है वो बहुत सोच समझ के जिम्मेदारी के साथ यूज करना चाहिए। इफ अ लीडर इलेक्टेड बाय अस fails to work properly, we have a choice of not voting for the same candidate in the next election। अगर जो हमने नेता चूज किया है अगर वो हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाता तो हमारे पास अधिकार होता है कि हम दूसरे इलेक्शन में उसको वोट ना दें। लीडर्स आर दस आंसरेबल टू अस। नेता उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो काम उसने क्यों नहीं किया। ओके, नाउ लेट अस रिवाइज द चैप्टर। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। और जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड है, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म। द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स ऑल द इंडियन सिटीजन्स फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। भारत के संविधान ने हर एक इंडियन नागरिक को फंडामेंटल राइट दिए हैं और कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी दी हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर द गाइडलाइंस फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू फंक्शन बेटर फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऐसी गाइडलाइन होती हैं स्टेट गवर्नमेंट के लिए ताकि अपने स्टेट में रहने वाले लोगों के लिए वो अच्छाई से अच्छे तरीके से काम कर सके। इन इंडिया ऑल सिटीजन्स अबव द एज ऑफ 18 हैव द राइट टू वोट। इंडिया में सभी लोगों को जो 18 साल से ऊपर हैं उनको राइट टू वोट है, वो वोट डाल सकते हैं। इलेक्शन कमीशन इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी विच कंडक्ट्स इलेक्शंस इन इंडिया। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, किसी भी गवर्नमेंट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करती। उसका काम क्या है? इलेक्शन फेयर तरीके से इलेक्शन कंडक्ट करना। इन इंडिया देयर आर मैनी पॉलिटिकल पार्टीज।
इंडिया में बहुत टाइप की बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। एक बार आप खुद से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे।